जब भी बात बिहार की होती है कुछ चीज़ें ध्यान में अपने आप आ जाती हैं और उनमें से एक है राजनीति। बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो बड़ी दिलचस्प है। जिसको थोड़ा भी राजनीति में मन लगने लगता है जिसका, वो बिहार की राजनीति को जानने की कोशिश करता है। और अब तो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में। ऐसे में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव सबकी बात करेंगे, खास करके बिहार के भागलपुर की बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो बिहार के भागलपुर से हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हमारे साथ बिहार के भागलपुर से, वीरपुर से कुमार, जिन्हें इंजीनियर से भी बोलते हैं, इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए, ये इंजीनियर कुमार शैलेंद्र नाम के पीछे का पूरा इंजीनियर जो सामने लग जा रहा है, उससे थोड़ा बहुत मैं भी सोचने लगी आखिर इंजीनियर क्यों लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का खुशनसीब हूँ जो इतने बड़े चैनल में आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला। इंजीनियर, चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और बेसिकली मैं भागलपुर में नौकरी करता था और अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी माँ भोला कंस्ट्रक्शन के नाम से था। तो वहाँ पर सभी लोग हमारे क्षेत्र के, चूँकि भागलपुर के अंदर में मेरे विधानसभा आता है, तो हेडक्वार्टर में नक्शा बनाने के लिए आता। वहाँ उस ज़माने में 2004 और 2000 के बीच में कैड पर नक्शा बनता था। एक पटना में, एक दूसरा मैं ही भागलपुर में बनाता था। अब बाद में जब राजनीति में आया तो वो कैड पर नक्शा बनता था, ये एक बार ये बताइए। चूँकि मैनुअली हाथ से बनता था और वो कंप्यूटर पे बनता था। कैड एक सिस्टम है, उसी का उसमें पूरा कैलकुलेशन होता है, कितना स्ट्रेंथ है, कैसे बने, सारा चीज़ सिस्टम पे बनता था, मतलब कंप्यूटर पे। तो दूसरा भागलपुर में मैं ही बनाता था। और जब पूरे राजनीति भागलपुर में। पूरे भागलपुर में, तो जब राजनीति में आया तो वही इंजीनियर साहब हैं, वही तो लड़ रहे हैं चुनाव, इसलिए इंजीनियर साहब उपनाम जो है कुमार शैलेंद्र कम इंजीनियर साहब के नाम से मैं विख्यात तुरंत हो गया। उस समय की अगर बात की जाए तो इंजीनियर करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं उस वक्त जब हम काम शुरू किए थे तो वहीं पर बीआरडी में नौकरी भी करते थे और गांव देहात में मैप के द्वारा नहीं, मिस्त्री के द्वारा बनता था। तो अपार्टमेंट भी मैंने शुरू किया, होटल भी मैंने शुरू किया, बड़े बड़े अपार्टमेंट हमने बनाया। तो ज़मीन के नीचे भी यानी बेसमेंट भी और ऊपर भी सबसे ऊंचा भागलपुर में मैंने ही कंसेप्ट शुरू किया था। तो ये इंजीनियरिंग से लेके अब विधायक तक का सफ़र कैसा रहा, और कैसे आपने शुरुआत की और कैसे आया कि नहीं भाई अब छोड़ो, इंजीनियरिंग छोड़नी है, अब तो भाई राजनीति में आनी है। देखिए, जब मैं वहाँ पर था उस वक्त मेरा उम्र केवल 32 साल था, 2005 में। और सुशील मोदी जी वहाँ सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे एक रिलेशन का जो मैं होटल बनाया तो वो पूरा वो होटल लिए हुए थे, तो आना जाना उनसे काफ़ी मेरा संबंध अच्छा हो गया और काफ़ी उनको मदद किए हम आउट ऑफ वे जाके। तो उनसे परिचय मेरा बढ़ गया और मेरा विधानसभा जो है बिहपुर, वो भागलपुर लोकसभा के अंदर में है, एक विधानसभा है। तो वहाँ से बीजेपी जीती ही नहीं कभी। कई लोग लड़े, डॉक्टर बिमला राय, अशोक शर्मा, यानी बहुत लोग लड़े, 10-12 लोग लड़े, लेकिन जीते नहीं। तो 2005 के फरवरी में जब चुनाव हुआ तो 35 सीट लोजपा ले आई, सरकार नहीं बनी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिर नवंबर में जब चुनाव होने का हुआ तो सुशील मोदी जी मेरे गार्जियन अभिभावक बन के उन्होंने फ़ोन किया कि शैलेंद्र जी आप पटना आइए, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई हमको कोई ज्ञान तो है नहीं, हमको कोई राजनीति का ज्ञान नहीं है। नहीं, आप में टैलेंट है, आप चुनाव लड़िए एक बार। तो मैंने राजनीति में आने के लिए रिजाइन किया। उसके पहले वो वहाँ के जो लड़े हुए थे डॉक्टर बिमला राय, अशोक शर्मा और भी कई लोग, उनसे फ़ोन पे, हमारे गांव के एक अमन जी थे, जिला अध्यक्ष थे, वो उनसे फ़ोन किए कि ये चुनाव जो है आप लड़िएगा। तो साफ साफ लोगों ने कहा कि चूँकि तुरंत 26,000 वोट से बीजेपी हारी थी, कहा कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने ही मुझे टिकट दिया और वहीं से मेरी राजनीति शुरू हुई। हालांकि सुशील मोदी जी अब नहीं रहे, बहुत ही दुखद। मेरे अभिभावक सब दिन काम किए, मेरे एडवोकेसी करने वाले,
मेरे टैलेंट को उन्होंने पहचाना, भारतीय जनता पार्टी में लाया। और 2005 में जब चुनाव लड़े तो वहाँ पर आरजेडी का शैलेश कुमार बुलो मंडल हुआ करते, अब तो वो जदयू में आ गए हैं, उनसे ही हमारी लड़ाई हुई। और केजे राव उस वक्त वहाँ पर चुनाव में थे, तो उनसे भी मैंने इंट्रक्शन किया, उनको बताया कि इस तरह यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया और सारा करते हुए। और एक मेरे स्वजातीय ही पप्पू देव का नाम सुने होंगे, उनकी पत्नी पूनम देव खड़ी होगी, 7,500 वोट वो ले, नहीं तो पहली बार में ही मैं विधायक बन जाता। लेकिन वो 23,000 वोट बीजेपी लाई थी लास्ट, हाईएस्ट 23,900। उसके बाद हम 32,000 वोट लाए, यानी 26,000 से वोट जो बीजेपी हारी थी उसको कवर करते हुए 32,000 लाए और 442 वोट से हार गए। हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के बीच गए दूसरे दिन ही, और मैंने कहा कि वो चूँकि काफ़ी गमगीन थे, माहौल एकदम रोने जैसा हो गया सब। मैंने कहा कि देखिए ये अच्छा हुआ, वोटों से हाँ, हारने के बाद और भी पहली बार पहली बार आज़ादी के बाद उनको एक आशा जगा कि मेरा विधायक बन सकता है यार। तो मैंने सबको बिठाया, 100-200 लोग थे, और एकदम लीन एंड थिन, बहुत एकदम शर्ट पैंट पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते भी नहीं थे उस वक्त, चूँकि इंजीनियरिंग अभी हाँ अंदर थी। सीधा नौकरी से आए थे। तो उनको मैंने समझाया कि देखिए जो होना था वो हो गया, चलिए बाबा बासुकीनाथ, झारखंड में बाबा बासुकीनाथ है, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग चलिए, चूँकि हम जीत जाते अगर तो आप ही लोग में से कहते कि देखो ना एक नया आया चेहरा और विधायक बन गया, हमको न चिंता है न पैसा। तो बाबा बासुकीनाथ ने अच्छा किया, अब हमको 5 साल अवसर मिला, हम आपके बीच में जाएंगे, आपसे संवाद करेंगे, मेरे स्वभाव को आप जानिएगा, आपके स्वभाव को हम जानेंगे। और लगातार 5 साल फिर गए, पूरा बूथ का स्क्रूटनी किए, एक्सरे किए, किस बूथ पर क्यों हारे, कैसे वोट बढ़ना चाहिए, इसमें रिटायर्ड टीचर कितने हैं, बाहर कितने रहते हैं, डॉक्टर कितने हैं, महिला कितनी है, 80+ कितने हैं, 20+ कितने हैं, सारा हम लोग बूथ वाइज बूथ पर जाके एक्सरे किए, इतना मैन्युटली। उसके बाद 10 में फिर चुनाव हम लड़े, और 10 में 3 पंचायत ऐसा जुड़ गया जो आरजेडी का फेवर का 15,000 वोट जुट गया। अच्छा। तो मेरे जो विरोधी थे आरजेडी के, उनको तो फिर हौसला बुलंद हो गया कि अब तो ये फिर से चुनाव हारेंगे, हम जीतवे करेंगे। लेकिन हम लोग पूरा मेहनत किए उसमें, वहाँ भी जाके, और 32,000 से वोट बढ़ के 48,000 आया और 465 से जीते, मात्र 465 वोटों से। यही मेरी राजनीति। अब तो फिर 15 में हम चुनाव हार गए, लेकिन बेस्ट विधायक का नीतीश जी ने अवार्ड दिया, बेस्ट बिल्डर का अवार्ड दिया। उसके बाद सबसे ज़्यादा काम किए, 195 किलोमीटर सड़क बनाए, हॉस्पिटल बनाए, ग्रिड बनाए, यानी सजाने का प्रयास किया, सजा भी। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि जेडीयू आरजेडी में चले गई, और जो मेरा काम करने का तरीका था, गरीबों का जो राशन में प्रॉब्लम था उस राशन के लिए लड़े, तो जो लोग थे वो मेरे विरोधी हो गए, अपराधी विरोधी हो गए, सारे प्रशासनिक अधिकारी विरोधी हो गए, क्योंकि हम तो किसी का सुनते नहीं थे गलत। ये सारे लोग विरोध किए, और हम चूँकि 10 में हम चुनाव जीते बुलो मंडल जी से, 14 में वो शहनवाज जी से चुनाव लड़े एमपी में, और वो जीत गए बुलो मंडल जी। तो 15 में फिर उनकी पत्नी लड़ी, उनकी पत्नी से हम हार गए, बरसा रानी से। फिर 20 में इस बार गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ तो 74,000 वोट आया, इस बार 7,000 वोट से हम चुनाव जीते। जी, 2 बार आप वहाँ से रह चुके हैं, और आपका कहना है कि जो बताते हैं कि वहाँ से अभी तक बीजेपी का कोई नहीं बना आपके अलावा। और इस बार अगर लोकसभा की बात की जाए तो 17 सीटें मिली थी बीजेपी को, और 12 सीटों पे जीत हासिल की। पिछले बार की अगर बात करें तो 17 में से 17 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो आपको लगता है लहर कुछ कम हुआ है? देखिए, बिल्कुल ही आपका कहना जायज़ है, क्योंकि मोदी जी काम किए, गरीबों के लिए काम किए, सबों के लिए काम किए, सबका साथ सबका विकास भी किए, सबको विश्वास में लेने का प्रयास भी किए। लेकिन आप जानते हैं बिहार की राजनीति,
कुछ तो जब एक बार से 2 बार विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, बट नेचुरल है। उसके बावजूद भी हम लोग बिहार में 30 सीट लाए और हमारा भागलपुर सीट जो है हम चुनाव जीते हैं और हम अपने विधानसभा से भी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का गढ़ है, उस गढ़ में भी हम 5000 वोट से लीड किए। तो हमें नहीं लगता है कि हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ग्राफ गिरा है, लेकिन हाँ, मत प्रतिशत आप कहेंगे कि ज़्यादा वोट से क्यों नहीं जीते, उसका कारण बहुत है। उसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे हम अपने से बता रहे हैं आपको कि जैसे हमने सड़क बनाया, लोगों का पहला टर्म में जो चुनाव लड़े तो जो उमंग था कि हम अपना विधायक बनाएंगे, तो उमंग था कि हम विधायक बनाएंगे तो ये काम कराएंगे, ये नहीं होता है वो करें, तो विधायक बने, वो काम किए। दूसरे में उतना उमंग नहीं रहा क्योंकि सड़क बन गई सब गांव में, बिजली बन गया, बिजली ट्रांसफार्मर लग गया, अस्पताल बन गया। अब व्यक्तिगत जो है काम जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, व्यक्तिगत तो सबको अलग अलग समस्याएं हैं, तो मत प्रतिशत घट जाता है। ठीक उसी तरह एमपी चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी हुआ, मोदी जी ये किए वो किए, 400 सीट कह रहे आएंगे, सरकार इतनी बड़ी बनेगी, अरे ये तो कभी आया नहीं, कुछ किया नहीं, ये मन में भाव लोगों का हुआ। इसके मोदी जी वजह तो लगातार रैली कर रहे थे, मोदी जी तो किया और उसके वजह से ही तो चुनाव हम लोग जीते। नहीं तो अगर थोड़ा सा कैंडिडेट एफर्ट लगाते, बढ़िया से लेकिन अब जाते, विधानसभा जब चुनाव होंगे 2025 में, तब तो मोदी जी का चेहरा भी नहीं होगा। नहीं तो देखिए है क्या कि मोदी जी तो काम किए हैं और वो काम केवल एमपी के लिए तो नहीं किए हैं या लोकसभा के लिए तो नहीं किए हैं, काम तो समाज के लिए किए हैं ना। हमारे यहाँ अगर जो काम हुआ है तो क्या वो लोकसभा आधारित काम करते हैं? अगर किसी को राशन मिल रहा है तो क्या मोदी जी कहते हैं कि लोकसभा के कैंडिडेट को वोट करिए? ये तो नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। लेकिन बिहार में फिर होता है कि बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो हमारे नीतीश जी हैं ही। लेकिन अश्विनी चौबे का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए तो आपसे सुन रहे हैं हम, अभी हम 3-4 दिन से 5 दिन से हम दिल्ली में आए, कुछ व्यक्तिगत कार्य से आए थे, तो आपसे मुलाकात हो गई। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, जबकि मोदी जी ने, इसके बाद से बहुत सारी बातें भी हुई हैं, लेकिन अगर आप, चलिए मेरे ही जुबान से आप सुन रहे हैं, तो आपकी क्या मत है इस पर? नहीं ठीक है, उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, शीर्षस्थ संगठनकर्ता ने तो नहीं कहा ना। हमारे मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी, हमारे नड्डा साहब हैं, हमारे बिहार में सम्राट चौधरी जी हैं, ये हमारे संगठन, हमारी पार्टी संगठन से चलती है। अगर मान लीजिए आज हम कोई बात कह दें तो बीजेपी की तरफ से या फिर कह लें एनडीए की तरफ से किसको देखना चाहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी अभी तो संगठन का सीएम यानी एनडीए का संगठन सीएम तो हमारे नीतीश जी हैं और अच्छा चलाए भी हैं। आपने देखा परिणाम भी लोकसभा में अच्छा आया है। तो नीतीश जी हमारे साथ जब भी रहते हैं तो अच्छा परिणाम भी होता है, अच्छा विकास भी होता है, अच्छा शासन भी चलता है, ये आजमाया हुआ है। नीतीश जी को बहुत सारे नामों से जानते हैं, पलटू राम, कुर्सी कुमार, और बहुत सारे ऐसे बयान सामने आए थे मीसा भारती के, तेजस्वी यादव को, जिसमें ये कहा गया है कि चाचा फिर से पलट सकते हैं। तो आपको लगता है विधानसभा में नीतीश कुमार एक बार फिर से खेल कर सकते हैं? और करेंगे तो फिर बीजेपी का क्या उस पर रुख होगा? देखिए जो चीज़ें आप कह रही हैं, पूछ रही हैं, इसलिए ये बात सामने आप कह रही हैं कि ये हुआ है, लेकिन जो हुआ वही होगा, ये कैसे आप समझ सकते हैं? बहुत बार हो चुका है ना, इसलिए ठीक है, हम मानते हैं आपकी बातों का, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती है। आप देखिए ना, ठीक है, एडामेंट तो नहीं है नीतीश जी, अगर वहाँ गए तो कहाँ उसको साथ दिए, वो गलत करने लगे और गलत किए तो तुरंत बीजेपी, चूँकि मैंने एक बार उनको ये समझ में तो आ ही जाता है कि बीजेपी उससे बढ़िया पार्टी है,
क्योंकि शुरू में भी हम लोग जब वो समता पार्टी में थे तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, तो बीजेपी का गठबंधन विचारधारा के साथ उनका होता है, वहाँ गठबंधन आपसी मतभेद के साथ हुआ था, भाजपा के कुछ लोगों के द्वारा उनको आहत हुआ, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अब नहीं होगी। जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और बीजेपी में शामिल हुए हैं, तेजस्वी यादव का एक नया रूप देखने को मिला है। विधानसभा से ले लीजिए, उसके बाद से उन्होंने बहुत सारी रैलियां की, मन से 251 उन्होंने सभाएं की लगभग। इसके बाद से उन्हें राष्ट्रीय लेवल का नेता माना जाने लगा है। आपको लगता है इसका फर्क विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किए हैं आप। कौन है बताइए तो, उनके पार्टी में सेकंड लाइन में कौन है या उसके ऊपर कौन है? ये बिल्कुल ही वो अपने मन में जो समझ लें, ठीक है, मीडिया के नज़र में वो हो सकता है कुछ दिन के लिए रहे, लेकिन आप याद करिए 2010 के चुनाव में अपने भी हारे थे, तेज प्रताप जी भी हारे थे, कोई चुनाव नहीं जीत पाया था। सेकेंड लाइन में कौन है का क्या मतलब था आपका? मतलब वो तो परिवार की पार्टी है, वो सिंपल सी बात है, आप सब जानती हैं, आप लोग भी जानते हैं, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल है आपका, आपने खुद कहा है। ये बताइए ना कि 2010 में उनकी स्थिति क्या थी, मात्र 20 सीट, अपने भी खुद नहीं जीते थे, तो ये बढ़ा कैसे? समीकरण के माध्यम से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब गए तो उनका सीट बढ़ा, उनका बेस क्या है, वो चुनाव अलग लड़े तो पता चल जाएगा। और जब वो कोई नहीं है तो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आप देखिए, उनका एक से एक आदमी सब टूट रहा है। लेकिन इनके प्रदेश आपको मानना अध्यक्ष, होगा इस बार उनकी 0 सीटों से वो उन्होंने खाता खोला है। आप ये नहीं मानते हैं कि सरकारें जब चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी होता है? आप ये नहीं मानते हैं कि आज आज़ादी के बाद, नेहरू के बाद तीसरी बार सरकार जो है मोदी जी ही बनाए, मोदी जी के नेतृत्व में बना? ये क्या मेरे लिए प्लस पॉइंट नहीं है? क्या मेरे कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की बात तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बना बीजेपी के। सरकार बनी, हमारी सरकार बनी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस पर चिंतन करते रहती है, मंथन करते रहती है, और हो रहा है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। आपने परिवारवाद की बात कही, तो अभी बीच में एक और खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार के बेटे को बड़ा पद मिलने वाला है जेडीयू में और वो एंट्री करने वाले हैं राजनीति में। नहीं, तो इसको लेकर भी ये भ्रामक है, कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है। आज वो बात होती तो आप देखिए कि संजय झा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनाया गया है। अगर ये बात होती तो पहले उनको ट्रस्ट ही नहीं होता उनको। इसलिए नीतीश जी कभी ऐसा नहीं किए हैं। वो केवल और केवल बिहार में अगर कहेंगे तो वो आरजेडी के साथ है। तेजस्वी यादव हमेशा से कहते रहे हैं कि जो नौकरियां दी गई हैं, और उन्हीं को लेकर इस बार उनका मुद्दा भी यही था कि वो मैंने दिलवाए हैं, नीतीश जी ने नहीं दिए हैं। मैंने उनसे बोला था कि बाप के यहाँ से लाओगे, तो मैंने ही बोला था कि हाँ लाएंगे, और नौकरी उन्होंने दिलवाई। तो और इसी को लेकर इस बार मुद्दा भी था। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि क्या तेजस्वी ने ही नौकरियाँ दिलवाई हैं? ये आप देखते होंगे, हाउस जब चलता है विधानसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर में, तो कोई मंत्री यदि नहीं रहता है तो कोई भी मंत्री उसका जवाब देता है, उसको दायित्व दिया जाता है। सरकार में केवल और केवल अधिकार मुख्यमंत्री को होता है स्टेट में, और केंद्र में प्रधानमंत्री को होता है। बगैर उनके सहमति का कोई भी पद सृजित नहीं होता है, बगैर उनके कोई भी पद दिए नहीं जाते हैं। तेजस्वी का कहना है कि मैंने उनको बोला कि हाँ बाप के यहाँ से लाएंगे। नहीं, ये तो अब जब विरोध में चले गए, वो विपक्ष में चले गए, तो उनके पास चारा क्या था? अब वो एक ही बात को रट रहे हैं कि हम ही दिए। ये बिल्कुल ही बेबाकी से वो इस बात को रखते हैं, चूँकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। एक ही मुद्दा ये था कि हमने नौकरी दिया। भाई, तुम जब 15 साल सरकार में रहे तो कौन सा नौकरी दिया, कौन सा सुशासन कायम किया? वो भूल गए सब। जनता तो अभी भी समझ रही है उसको वही कि आएंगे, और आए तो क्या किए? 17 महीने में कितना अपराध बढ़ गया,
कैसे कैसे माफिया उनके साथ हो गए। तो फिर तो नीतीश कुमार तो फिर उधर भी थे ना, आप ही तो कर रहे हैं कि उनके, अगर मान लीजिए अगर आप कोई, क्रेडिट लेते हैं तो फिर जो खराब चीजें हो रही हैं उसकी भी क्रेडिट लेनी नहीं चाहिए। नहीं वही, हाँ ठीक है, लेकिन ये बताइए ना कितना दिन रहे, कितने दिन में वो समझ गए इस बात को, तो कहाँ रह पाए, गलत के साथ कहाँ रह पा रहे हैं। आज मोदी जी के साथ हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ हैं, इसलिए कुछ दिन मान लीजिए किसी कारणवश अब चले गए, लेकिन अब तो मुझे नहीं लगता है कि फिर दोबारा वो, लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, कौन जिम्मेदार अब है? ये भी तो आप देखिए क्या है कि स्वास्थ्य में इतनी धांधली हुई, इनके पास स्वास्थ्य था, इनके पास पथ निर्माण था, आज तक कोई पुल गिरा नहीं, जब से ये मंत्री बने तभी से पुल गिरना शुरू हुआ, अगवानी वाला पहला पुल गिरा। लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही हैं। हाँ, सीएम नीतीश कुमार है, आखिर ये जो काम करवाते थे, सारा चीज़ देखते थे, ठेका वगैरह जितने भी अभियंता थे उसकी बैठक ये करते थे, तो कौन करे, अगर वो मान लीजिए क्रेडिट तो इस ले पे रहा है, कार्रवाई करनी चाहिए फिर वो सरकार तो हुआ, तो जांच में गई है, सारा उसका जांच हो रहा है, सब लोग पकड़ा रहे हैं, सारे लोग सस्पेंड डिस्चार्ज हो रहे हैं, नीतीश जी छोड़ने वाले नहीं हैं, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपको लगता है कि जब नीतीश कुमार इस बार पलटी मारे तो उनकी छवि थोड़ी सी बिगड़ी थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार का करियर अब खत्म हो चुका है, लेकिन जब लोकसभा के नतीजे आए तो उन्होंने सबको चौंका दिया, और इस लोकसभा का जो नतीजा है वो विधानसभा में नीतीश कुमार को फायदा देने वाला है। जनता जो है मालिक होती है, जनता भगवान होती है, और जो जनता के लिए काम किए नीतीश जी, खासकर महिलाओं के लिए, अति पिछड़ा के लिए, शोषित वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, नीतीश जी के साथ वो वर्ग है, तो नीतीश जी के लिए वो काम किए, वो वोट किए, और ये चौंकाने वाला नतीजा वही उसी का परिणाम है। एक इतर इससे हम थोड़ा इस बार जो हम विधायक बने हैं, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हम कुछ नया बिहपुर बनाना चाह रहे हैं। कौन सा भी? चूँकि हमारा, मेरा जो मोटो है, मेरा उद्देश्य है कि हम आदर्श विधानसभा बनाएं, उसमें कई तरह की समस्याएं, जैसे अभी हमारे यहाँ एक ब्रिज बन रहा है और विक्रमशिला सेतु के ठीक पैरेलल में, तो ये जो पुराना विक्रमशिला सेतु ये डेड होगा। अभी घोषणा बिहार सरकार ने किया है, भारत सरकार ने भी किया है कि हम मेट्रो भागलपुर में बनाएंगे। तो पहले हमारे यहाँ, पहले जब पुल नहीं हुआ करते थे तो भागलपुर से जहाज घाट तक के लिए ट्रेन चलती थी, फिर हम लोग जहाज़ से इस पार आते थे, फिर वहाँ से हम अपने बिहपुर आते थे ट्रेन से। तो वो ज़मीन जो है अभी पड़ी हुई है, वो 15 किलोमीटर सड़क पड़ी हुई है रेलवे गवर्नमेंट की, तो वो पुल जो बना है, हम चाहते हैं कि उस पुल पर रेल ब्रिज बन जाए, और ये या तो मेट्रो उसको जोड़ दे, नहीं तो उस पर 4 लेन हमारा डायरेक्ट, चूँकि बीरपुर से बिहपुर एक फिर 4 लेन बन रहा है, तो वो अगर बाईपास बन जाता, जैसे पटना में अटल पथ बना रेलवे के ज़मीन पर ही, तो रेलवे अगर वो हमारे नितिन गडकरी जी को दे दें तो वो 4 लेन बन जाएगा, और 15 किलोमीटर का वो डिस्टेंस घट जाएगा, पहला। दूसरा, जैसे ही ये 4 लेन बनेगा, बाईपास बनेगा, तो इसके बगल में मॉल बनेगा, बाजार बसेगा, मतलब मेरे विधानसभा में एक नया ग्रोथ होगा, रोजगार का सृजन होगा। ये इसके लिए भी हम चाहते हैं कि एक पीपीटी बनाए हैं, सुनील वैष्णव जी से मिलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी से एक ITI हम कॉलेज खोलना चाहते हैं युवाओं के लिए, कृषि का उद्योग लगाना चाहते हैं, ये सब लेकर हम आए हैं इस बार को नया बिहपुर कैसे बने, उसके लिए भी हम अपने केंद्र सरकार के मंत्री से मिलने आए। जो बिहपुर की जनता है, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग मंदिर मस्जिद पे वोट मांगते हैं, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप काम पे वोट मांगना चाहते हैं। बिल्कुल। किन कामों पे? पहला तो मैंने बता ही दिया कि 2010 से 15 रहा तो 195 किलोमीटर सड़क बनाया, तीनों प्रखंड में हमने CSC बनाया, 30-30 बेड का ग्रिड बना दिया तीनों में। और इस बार हम चाहते हैं कि हम एक नया चीज़ बनाना चाहते हैं। नया चीज़ यही है, जो चीज़ अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बिहार में अभी भी जाति पाति से लोग ऊपर नहीं उठ पाए, ठीक है, कुछ दिन रहेगा, लेकिन
एक हम इंजीनियर के नाते, चूँकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम युवाओं को भी चाहते हैं राजनीति में आए। आज से पहले आप याद करिए कि प्रधानमंत्री को कितने लोग जानते थे। आज प्रधानमंत्री हैं तो बच्चा बच्चा जानता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। क्यों? इसलिए कि काम किया है। उसी तरह हम चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे विधायक बने, सांसद पढ़े लिखे बने, ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को टेक्निकली डील करें। ये समस्या, इसको कैसे निदान होगा, हम एक पीपीटी के माध्यम से हम अपने मंत्री को बताएं कि ये हो सकता है और ये होगा तो इतना रोजगार का सृजन होगा, इतने बेरोजगार लोग रोजगार लेंगे। और ये जब आएगा तो बच्चे जो आजकल स्कूल कॉलेज में कहते हैं हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं भी सिविल इंजीनियर पढ़ के नौकरी किया और नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूँ। तो पढ़े लिखे लोग जब इस बात को समझेंगे कि राजनीति बुरा नहीं है, अच्छा काम करता है विधायक सांसद, तो हमारा विधानसभा में इसका ग्रोथ होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कितना अलग है बिहार के लिए? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर है। बिहार की बात करिए। बिहार की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो पूरे देश में है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो राष्ट्रीय स्तर का होता है, मुद्दे कई होते हैं। हमारा देश होता है, हमारे जीडीपी होते हैं, हमारे देश का आगे बढ़ना कैसे होगा। लेकिन जब बिहार की बात, एमएलए का चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दा होता है कि मेरा विधानसभा में हमारे रोजगार कैसे बढ़ेंगे, उद्योग कैसे लगेंगे, सड़कें कैसे बनेंगी, हमारे जो ये नदी है उस पर पुल कैसे होगा, हमारे खेत में पानी कैसे जाएगा, हमारे खेत में बिजली कैसे जाएगा। ये सारे मुद्दे हमारे स्थानीय मुद्दे होते हैं। इसलिए डिफरेंसेस हैं दोनों चुनाव में। दोनों चुनाव में डिफरेंसेस हैं, तो आपको लगता है, क्योंकि अगर लोकसभा की बात की जाए तो बड़े नेता, बड़े बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो आए थे, बहुत सारी रैलियां देखने को मिली, बहुत सारे मंच से संबोधन देखने को मिले, और इसी को लेकर, इसी विजन को लेकर तेजस्वी यादव भी सामने नजर आए थे। और अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि तेजस्वी ने जो रैलियां की, भले ही लोकसभा में ज़्यादा सीटें नहीं गेंद कर पाए, लेकिन विधानसभा में उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी के पास पीएम मोदी का फेस नहीं है, वही नीतीश कुमार का घिसा फिटा फेस लेके आएंगे, और अब तो छवि भी बिगड़ी हुई है। देखिए, बिहार में जो चुनाव हुआ, मैक्सिमम जो वोट मिलना था तेजस्वी को, इसमें कौन सा वोट इजाफा हो जाएगा, हम आप ही से पूछते हैं। जो वोट उसको, विधानसभा में तो बड़ी पार्टी है ना आरजेडी। बड़ी पार्टी कहाँ, अब तो बड़ी पार्टी हम हैं। तो वो तो जेडीयू के साथ आने के बाद से ना। नहीं, अभी भी उसको 77 है, हम 78 हैं। बड़ी पार्टी तो हम हैं। और जो वोट मिलना चाहिए था वो वोट मिल गया उसको मैक्सिमम। अब उसमें वोट घटेगा। वही बोल रही हूँ सर मैं, दूसरी बड़ी पार्टी तो है ना। और अब देखिए, इजाफा तो हुआ है उनके, लोकसभा की बात की जाए तो आप ये मानते हैं कि इजाफा हुआ है वोट में, 0 से पहुंचे हैं वो, और आपके में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये कमी अगर देखने को मिलेगी तो सबसे बड़ी पार्टी तो बनेगी ही, वो कितने और फिर सीट बहुमत लाए के हैं? साथ सरकार भी बना सकते हैं अगर वो उनके सीट पास। कितने लाए हैं? 10। आप उसके हिसाब से आप कितना सीट लेंगे? 50, 55, 60। अगर वो टेक्निकली देखेंगे तो पहला पहलू है। लेकिन विधानसभा में लोकसभा से आप नहीं आकलन कर सकते हैं, नहीं होता है, क्योंकि अगर वो आकलन करिएगा तब तो और सीट घट जाएगा उसका। नहीं, मैं कंपेयर कर रही हूँ, वोट शेयरिंग की कंपेयर कर रही हूँ कि इस बार क्योंकि तेजस्वी का चेहरा भी चमक के उभरा है। आप ये मानते हैं कि पिछली बार के मुकाबले तेजस्वी का चेहरा चमक के उभरा है, लोग उनके जनता जो है वो पसंद करने लगी, ठीक खास बात करके है। युवाओं की बात की नहीं, जाए देखिए, तो सभाओं में भीड़ भी देखने को मिल रहे हैं। जो उन्होंने दिया था सपना वोटर को, वो सपना वो पूरा नहीं कर पाए। बहुत तरह का सपना वो दिखाए थे, आरक्षण का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, कई तरह का, मस्जिद का मामला, बहुत तरह का मुद्दा उन्होंने दिया कि ये अब बीजेपी वाले आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाई, हम लोग तो पहले से भी बहुमत में थे, तो कहाँ आरक्षण हम समाप्त कर दिए? राम मंदिर का मामला उठाए कि ये क्या है भगवान का, ये सब बहुत तरह का गंदी उन्होंने अफवाहें उड़ाई। लेकिन उसके बावजूद भी जितना मैक्सिमम वोट मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। अब वो वोट घटेगा उनका,
वोट मेरा बढ़ेगा। अभी 1 साल और है ना। अभी हम लोग फिर से, हमारे नीतीश जी ने ऐलान किया है, घोषणा किया है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और दे रहे हैं। उसका प्रोसीडिंग भी शुरू है, सब चीज़ हो रहा है। पुल पुलिया बन रहा है, सड़कें बन रही है। अभी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, और ढह भी जा रहे हैं। नहीं वो तो किसके रिजीम में ढहा वो भी आप जानती हैं। अभी देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का आपने देखा होगा, कितना बड़ा तोहफा इनॉग्रेशन किए प्रधानमंत्री जी। अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चल रहा है, वो भी होगा। तो जो पुरानी चीज़ें थी उसको भी, जो विरासत में बिहार को मिला था, जो समाप्त हो चुका था, वो चीज़ भी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पुनः स्थापित कर रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास जगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमारी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एनडीए की, बीजेपी की नहीं? मैं एनडीए साथ में है, क्योंकि हम लोग ऐसा क्यों बोले हैं? अभी एनडीए साथ लड़ी है, एनडीए फिर साथ लड़ेगी। प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, और सीएम फिर नीतीश कुमार ही बनेंगे। हाँ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार फिर से बीजेपी चुनाव बिल्कुल लड़ेगी, आप कह रहे हैं? बिल्कुल। जी, तो ये हमारे साथ इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी थे। एक जो लास्ट बात आप वीरपुर की जनता को जो कुछ भी कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि एक विधायक ऐसा भी होता है। सौभाग्य प्राप्त है मुझे। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहपुर विधानसभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली आया हूँ और जो वहाँ पर रेलवे का पुल है, जो ब्रिज बचा हुआ है, जो आईटीआई है, उद्योग लगा, ये सारे मंत्री से मैं मिलने वाला हूँ और मिलकर वहाँ एक नया बिहपुर, आदर्श बिहपुर विधानसभा का जो सपना है मेरा, उसको बनाने के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। तो आदर्श वीरपुर बनाना चाहते हैं, एक अलग वीरपुर बनाना चाहते हैं। ये तो देखना दिलचस्प होगा कि यदि आप इस बार फिर से आते हैं विधायक बन के वीरपुर के लिए, तो फिर क्या सच में आप नया वीरपुर बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं सर जो बोल देते हैं कि नया बनाऊंगा, पुराना बनाऊंगा, आप मानते होंगे, फिर बाद में वो कहाँ गायब हो जाते हैं नहीं पता चलता है। लेकिन अब आपने ये बातें कही हैं और आप इंजीनियर भी हैं, तो आप, मुझे लगता है कि बारीकी से समझ पाएंगे कैसे बनाना है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने परिणाम देखा, विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जो है इस बार भी उतनी सीटें जीत पाती है पिछले बार के मुकाबले। क्योंकि लोकसभा की भी बातें कर रहे हैं, हालांकि दोनों चुनाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है एनडीए के साथ। जिस तरीके एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की बातें हो रही हैं, तो जेडीयू की तरफ से अगर नीतीश कुमार का चेहरा सामने आता है तो कितना फ़ायदा मिलेगा पूरे एनडीए को, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और तेजस्वी जिस तरीके से इस बार उभर के आए हैं, उनकी वजह से बीजेपी को क्या कुछ नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।